देश की एक सबसे बड़ी एजेंसी कह रही है कि 70% लोग बोल ही नहीं रहे। ये पहला चुनाव है। इस देश में गरीब लोग हर जगह कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, डरते हैं। दिल्ली में तो जिता रहा है बीजेपी को, और उस राज्य में वही चैनल का रीजनल चैनल जिता रहा है टीएमसी को। ये क्या विडंबना। दिल्ली नोएडा से निकलता है, राष्ट्रीय चैनल है, वो उन एग्जिट पोल्स को प्रेफरेंस दे रहा है जो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। वही चैनल जब बंगाल में रीजनल चैनल हो रहा है, सेम मालिक, सेम ग्रुप, सेम, सिर्फ भाषा बदली है, तो वहां वो उस एग्जिट पोल को दिखा रहा है जिसमें ममता बनर्जी जीत रही हैं। विपक्ष के राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे और पक्ष के राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे वहां इस तरह के आरोप भी लगेंगे और तथ्य भी आएंगे। एक तरह से आपने विपक्षी, आपका जो जिसके सामने आपका मुकाबला था, उसको सरकारी एजेंसियों के जरिए ट्रिपल करने की भी कोशिश की। जिस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का इस बारे में आदेश था, उसका सीधे उल्लंघन कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, एग्जिट पोल अब कुछ ही घंटों में सामने आ जाएंगे, यानी कि चुनाव के जो परिणाम है उसके लिए जो मतगणना होनी है उसमें बहुत बहुत कम वक्त शेष है। और जो कयासबाजी बीते दिनों से चल रही है, जो 5 विधानसभाएं हैं उनको लेकर आंकड़े आ गए थे एग्जिट पोल के, और साथ में जो दावे हो रहे हैं, प्रति दावे हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा निगाह नजर कहीं है तो वो बंगाल पर है। बंगाल में वो जो दूसरे और अंतिम चरण की पोलिंग के बाद से भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। वहां अभी रार तकरार थमी नहीं है, और उसमें कोर्ट कचहरी वहां से भी सारा कुछ निकल रहा है, और निरंतर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निशाने पर है। तो जो सारा दृश्य है, सारा सीन है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास। उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सब चल रहा है इसे लेकर उनकी अपनी क्या राय है। सबसे पहले जोड़ना चाहूंगा, उनको जोड़ता हूं। जुड़ गए हमसे शीतल पी सिंह साहब। शीतल सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत आभार, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे ज्यादा जो अभी इस वक्त जो चर्चा है देश में, तो वो एग्जिट पोल की चर्चा है, और एग्जिट पोल में भी बंगाल पूरा फोकस में है। और जो रार तकरार चल रही है, अब आज तो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जीतने हारने की, कहीं ऐसा लग रहा है उस कगार पे खड़ा है कि वो जीतेगा या हार जाएगा। तो जो कुछ चल रहा है सर, कि आज 6 लोगों को नोटिस वहां इशू हुए हैं, वो जो मसला हुआ है स्ट्रांग रूम में, कहीं उसको सेंध मारी के आरोप में कहीं, और इसके अलावा जो 6 अधिकारी कर्मचारी जो वहां हुए हैं, और इसके पहले भी सारा कुछ हो चुका है। तो एक तो ये पूरा समग्र जो आया है एग्जिट पोल उस पर, और ये जो पूरा चल रहा है, तो क्या इसको ऐसे ही देखें कि अब ये चुनाव आयोग जीत पाएगा या हारेगा, क्या है इसको कैसे हम डिकोड करें? देखिए, पहले एग्जिट पोल पर इससे लगता है कि चुनाव दर चुनाव जो बीजेपी है और उसका जो केंद्रीय सब ढांचा है, और इसमें बहुत सारे राज्य भी शामिल हैं, इनका दबाव हर किस्म की एजेंसी पर, मीडिया वगैरह तो बहुत पहले कोलैप्स हो चुका है। आप देख ही रहे हैं कि अभी वो फिर श्रेणीबद्धता हमारी आई है और हम 157वें नंबर पर पहुंचे हैं। आप बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का लोकतंत्र, और वो पहले 20 में नहीं है, 50 में नहीं है, 75 में नहीं है, 100 में नहीं है, 150 में भी नहीं है, वो आखिरी के जो 20 देश बचे हैं उसमें है, और लगातार उसी में पिछड़ता जा रहा है। तो वो ये सब जो आपके एग्जिट पोल्स कर रहे हैं, ये उसी की सब निशानियां हैं। और चूंकि कोई लाज शर्म कहीं है नहीं, और झूठ पर सारा मामला चल रहा है, प्रचार और झूठ, दो चीजें हैं। संस्थाओं का क्षय इस स्तर पर हो गया है कि अब एक पर उंगली रखिए तो दूसरे से मवाद निकलने लगता है। तो कहीं कोई, मतलब आदमी बिल्कुल विवश हो गया है और बेबस हो गया है। बताइए, ये देश के इतिहास में और शायद दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला चुनाव होगा कि किसी राज्य के 27 लाख मतदाता मतदान से ही वंचित कर दिए गए हैं। उनका कोई कसूर नहीं, जो प्रणाली है वो अपना काम पूरा समय से नहीं कर पाई, इसलिए उनको बाहर रख के चुनाव करा रही है। मान लीजिए कि चुनाव में अंतर 20 लाख का 18 लाख का हो, दोनों ग्रुपों में 18 लाख से फैसला हो रहा हो आइदर में, कैसे माना जाएगा कि वो सही फैसला है जब 27 लाख लोग बाहर खड़े? 70-80 लोगों की लिस्ट और आई हुई है, जिसमें वो कर्मचारी शामिल हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं चुनाव में,
लेकिन वो मतदाता नहीं है। मतदाता नहीं है, तो ये कमाल का चुनाव हो रहा है। चूंकि ये पूरी एक्सरसाइज एसआईआर की मुझे बिल्कुल समझ में आता है, आप लोग सभी लोग इससे सहमत ही हैं। और सीएए और एनआरसी जो थी, ये सब एनसीआर एनआरसी, वो सारी कार्रवाइयां ऐसा लगता है कि बंगाल और आसाम को केंद्रित थी, और आसाम से ज्यादा बंगाल को केंद्रित थी, क्योंकि बंगाल में एक विपक्षी सरकार है जो काफी समय से है। और बंगाल का मिजाज कुछ ऐसा है कि वहां आजादी के बाद से ही बीजेपी के लिए कभी उस तरह की सुविधा नहीं रही जैसी सुविधा आज वो समझती है कि हो गई है। अब ऐसे में वो जितने भी अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं सबको लेके हाजिर है। और संस्थाएं हमारी जो है, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा, मीडिया हुआ, चुनाव आयोग हुआ, अब तो कहना पड़ रहा है, और हम कहें न कहें, खुद रिटायर्ड सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के कह रहे हैं कि जो कुछ उनके यहाँ चल रहा है वो न्याय संगत नहीं है। कम से कम शब्दों में इतना तो हम लोग भी उसको दोहरा सकते हैं, जो हमारा कहा हुआ नहीं है, उनका कहा हुआ है, जो इसी प्रक्रिया में रहे हैं, अब रिटायर है और इस प्रक्रिया पर टिप्पणी करने के अधिकारी हैं, उनके अधिकार के तहत हम कह दे रहे हैं। पहली बार इस देश में 78 सालों में आजादी के ऐसा हुआ कि 4 सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाहर आए और उन्होंने कहा देश का लोकतंत्र खतरे में है। जी, जाहिर है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, वो जो कुछ भी कह रहे थे अपने सिस्टम के लिए कह रहे थे, एक्चुअली तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही कह रहे थे। फिर हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऐसे हुए हैं हाई कोर्ट्स में, जो उसमें से कई प्रमोट भी हो गए, जिनके सबके अपॉइंटमेंट्स पर एक्चुअली तो सरकार को आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा माना गया और समझा गया कि ये माडवाली में हुए, ये जुडिशरी ने अपने 2 लोगों को कर लिया, तो उन्होंने कहा 2 सरकार के लोग भी आपको लेने पड़ेंगे। तो सरकार के लोग कैसे कैसे आए? एक जज 57वें नंबर पर थे वरिष्ठता में, लेकिन उनके कुछ फैसले ऐसे थे जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन की सर्विस करते हुए लगते थे, जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाल्ट किया। उनको उन 57 लोगों पे सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। एक राज्य गुजरात से, जिनका कोटा 2 जजेस का होता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे 3 जजेस कर लिए गए। एक जज गुजरात में चीफ जस्टिस बनाए गए, जिनकी पत्नी को इलाहाबाद में आउट ऑफ द वे जाके वाइस चांसलरी दी गई। एक बीजेपी की प्रवक्ता महाराष्ट्र में 1 साल बाद हाई कोर्ट में जज के रूप में मिली। एक अभी दिल्ली हाई कोर्ट में विवाद चली रहा है, अरविंद केजरीवाल ने और कुछ विशेषज्ञों ने तथ्यगत आरोप लगाए हैं कि जो वहां जज हैं उनके 2 बच्चे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं, और वो सरकारी वकील बनाए गए हैं, और सरकारी वकील होके वो सॉलिसिटर जनरल के साथ हैं। सॉलिसिटर जनरल उनको उनकी उम्र के दूसरे जो युवा हैं उनकी तुलना में ज्यादा केसेस देते हैं, जिससे उनको ज्यादा पैसे मिले। ये सब तथ्य सामने है। तो ये हम सबसे ऊपरी पायदान से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम पाते हैं कि एक चुनाव आयोग इस तरह से बनाया गया, उसके लिए एक कानून ऐसा बनाया गया जिस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का 2023 का इस बारे में आदेश था, उसका सीधे उल्लंघन कर दिया गया। आदेश ये था कि जो चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये समझा जा सके कि वो एग्जीक्यूटिव की मर्जी से हुआ। उसमें एग्जीक्यूटिव का उन्होंने कहा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो इतनी विश्वसनीय होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मतलब इस तरह से होना नहीं चाहिए कि ये विश्वसनीय हो, इसका विश्वसनीय होना लोगों में स्वीकृत होना चाहिए। ये आदेश में 2-3 पैरे में बार बार डिस्क्राइब करके लिखा गया है, लेकिन उसके बाद सरकार ने ऐसा कानून बना लिया जिसमें इसको सीधे उलट दिया गया। अब एग्जीक्यूटिव अपने मनपसंद अफसर को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर रही है, और नियुक्त करने का अधिकार उसने ऐसा बनाया कि प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री, जो 2023 में हमारे गृह मंत्री थे, ये 2 लोग ही फैसला करेंगे किसको चुनाव आयुक्त होना है। यही लोग पार्टी है चुनाव लड़ने की, और यही लोग चुनाव आयोग चुनेंगे, तो आपको कहने की कहां जरूरत है। ये तो उन्होंने खुद ही संदेह के घेरे में सारी प्रक्रिया को डाल दिया। अब इस प्रक्रिया के तहत विपक्ष के राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे और पक्ष के राज्यों में जहां जहां चुनाव होंगे, वहां इस तरह के आरोप भी लगेंगे और तथ्य भी आएंगे। जैसे हमने पहली बार देखा, इसके पहले भी हुआ है
कि आप चुनाव से पहले आपको पता होता था कि चुनाव घोषणा कब होने वाली है, बीजेपी को तो पता रहता ही है। तो उससे कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री की सभाएं उभाएं और घोषणाएं सब करा ली जाती हैं। जिन राज्यों में जो भी मतदाताओं को घूस देनी है वो दे दी जाती है। बिहार में ऐसा हुआ कि चुनाव चल रहा है कई चरणों में, उसके बीच में 10-10 हजार रुपए मतदाताओं को सरकार बांट रही है और चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो उसका चश्मा उसका एक ही तरफा देख पा रहा है, उसको दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता बिल्कुल जो हम देख। तो अब इससे क्या हुआ है कि चुनाव में कोई शुचिता नहीं रह गई। अब चुनाव में खुलेआम है और हम देख रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी बेटी को, जो दूसरे कैडर की अफसर थी, यूपी में सबसे प्राइम जिला जो है, जो दिल्ली का बॉर्डर है, नोएडा का डीएम बना दिया गया है। तो अब चीजें खुलेआम है। एक महिला को आप एक मतलब सीनियर एडवोकेट को आप हाई कोर्ट का जज बनाएंगे, उनके बच्चों को आप सरकारी वकील बना लेंगे, फिर वो उन कार्यक्रमों में ही जाएंगी जो आरएसएस से संबंधित है, यानी जिसमें वहां कहेंगे कि जब जब मैं आपके यहाँ आती हूँ मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो अब सब चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन हमें कहा जा रहा नहीं आप मक्खी निगलो। मक्खी तक भी निगल लेते लोग, अब तो हो रहा मधुमक्खी का छत्ता निगलो। तो अब इस देश को ये कहा जा रहा है और ये कहने के लिए पूरी फौज है। सारे टीवी चैनल हैं दिल्ली नोएडा में बैठे हुए हैं झूठ गढ़ने के लिए, सारे अखबार खरीदे जा चुके हैं, सारे टीवी चैनलों के मालिक बदल गए हैं, सब उन कुछ दोस्तों के उनके हाथ में जा चुके हैं। और नतीजा क्या हो रहा है, एक ही चैनल का दिल्ली का जो संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण, आपको सवाल करने वाला तो यही सवाल कि वो दिल्ली में तो जिता रहा है बीजेपी को और उस राज्य में वही चैनल का रीजनल चैनल जिता रहा है टीएमसी को। ये क्या विडंबना है? दिल्ली नोएडा से निकलता है, राष्ट्रीय चैनल है, वो उन एग्जिट पोल्स को प्रेफरेंस दे रहा है जो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। वही चैनल जब बंगाल में रीजनल चैनल हो रहा है, सेम मालिक, सेम ग्रुप, सेम, सिर्फ भाषा बदली है, तो वहां वो उस एग्जिट पोल को दिखा रहा है जिसमें ममता बनर्जी जीत रही हैं। और हम जैसे लोगों को आप लोग सूली पे चढ़ाए हुए कि आप बताइए कौन जीत रहा है। तो जिन लोगों ने इस काम में करोड़ों रुपए लिए एक्स या वाई से, संस्थानों से या जहां से, या घूस ली या चोरी से लिया, पता नहीं, लेकिन दावा है कि हम एग्जिट पोल कर रहे हैं। जो हम मोटा मोटी समझते हैं एग्जिट पोल का मतलब कि मतदान देकर जो लोग निकलते हैं वहां पर, या उसके बाद अगले दिन पोस्ट पोल में हजारों लोगों को आप एंगेज करते हैं, जो लाखों सैंपल इकट्ठा करते हैं और उन सैंपल्स का आप अध्ययन करके, जिसमें बहुत तरह के सेग्रीगेशंस होते हैं, उम्र का होता है, लिंग का होता है, धर्म का होता है, जाति का होता है, आय का होता है, इस तरह से वो आंकड़े तैयार होते हैं और फिर आप उसका एक वैज्ञानिक विधि से परीक्षण करके समाज के सामने टेलीविजन चैनलों के जरिए या अन्य माध्यमों से प्रस्तुत करते हैं। तो जिन लोगों ने ये काम किया है उनकी हालत हम देख रहे हैं कि देश की एक सबसे बड़ी एजेंसी कह रही है कि 70% लोग बोल ही नहीं रहे। ये पहला चुनाव है, इस देश में गरीब लोग हर जगह कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, डरते हैं। तो ये तो और जिम्मेदारी देश की राजनीति की है कि लोग डर क्यों रहे हैं। आप कैसी राजनीति कर रहे हैं कि लोग डर के मारे बोल नहीं रहे, अगर उनकी बात सही है। और या वो डर रहे हैं कि नतीजा ऐसा है कि बोल देंगे तो भविष्य खतरे में है। कोई तो डर रहा है, कोई तो बात सच है। दोनों ही बातें लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। तो हम एक ऐसे वक्त में इस समीक्षा पर आपके साथ बात कर रहे हैं जब चीजें बहुत गड्ढमड्ढ हैं, बहुत खराब है। अब जो चुनाव आयोग हो गया वो हर चीज केंद्रीय बलों से कराना चाहता है, केंद्रीय कर्मचारियों से कराना चाहता है, कुछ सिंघम जैसे लोगों को ले जाना चाहता है जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही, और हर मामला रोज हाई कोर्ट और रोज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। चलिए, तृणमूल कांग्रेस तो वहां सरकार में है, वो इतना सरकार होने के नाते अफोर्ड कर ले रही है। बाकी पार्टियों का सोचिए, कांग्रेस वहां कैसे लड़ सकती है, सीपीएम कैसे लड़ सकती है, जो वहां इसके पहले, इस 15 साल के पहले जो भी वक्त था, वहां 60 साल मान लीजिए, या 63-64 साल, 64 में 34 साल वाम मोर्चा रहा, 30 साल कांग्रेस रही। जो वहां 30 साल और 34 साल शासन में रहे हैं, वो अब वहां का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तथ्य बताता हूं, उनका खर्च आया, थोड़ा सा निकल के आया कि कितना खर्च कर पाए। वही बता रहा हूं,
जी, एक जी। खर्च आ गया है, बाकी तो अभी सब पर्दे में है। वो है, और वो भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो गूगल और मेटा के पास ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज ने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च के लिए किया, क्योंकि उनका अंतर्राष्ट्रीय उनकी कंपनियां हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे हुए हैं, उनको ये ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, तो वो उनके रिकॉर्ड पर है। उस रिकॉर्ड से पता चला कि 32 करोड़ रुपए ऑफिशियली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खर्च किया गया राजनीति में, बंगाल में। और उस 32 करोड़ में 17 करोड़ बीजेपी ने किया, 15 करोड़ टीएमसी ने किया, कांग्रेस ने 0 किया, और ओह लेफ्ट माय! पार्टी ने शायद 1.5 लाख रुपया किया। तो बंगाल का चुनाव सिर्फ बीजेपी और मतलब दिल्ली की सत्ता और कलकत्ते की सत्ता के बीच नहीं था भाई। ये लोकतांत्रिक चुनाव है, इसमें वो दो दल भी शामिल थे, दोनों राष्ट्रीय दल हैं जो वहां 34 साल और 30 साल सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो हमारे आपके सामने हैं। ये तो ऑफिशियल है। हम जानते हैं कि सैकड़ों कंपनियां प्राइवेट होती हैं जो मीडिया मैनेजमेंट के कामों में खरीदी जाती हैं, वो इनके टाइम स्लॉट खरीदती हैं, सोशल मीडिया स्पेस खरीदती हैं, जिनका रिकॉर्ड इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल नामों से खरीदा जाता है। फर्जी बहुत सारे अकाउंट खोले जाते हैं चुनाव के वक्त या कुछ महीने पहले से, कुछ पहले से चल रहे इन्फ्लुएंसर्स और उनके अकाउंट वालों को पैसा देके लाइन में लगाया जाता है। वो सब कॉस्ट हमारे सामने नहीं है, उस सैकड़ों करोड़ में होगी। हमारे पास ये भी कॉस्ट नहीं है, कितने होटल किस पार्टी ने बुक किए, कितने जहाज किस पार्टी ने बुक किए, कितने हेलीकॉप्टर ये सब आएगा, अभी नहीं है। लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आता है कि इन सब क्षेत्रों में भी यही तजर्बा है। लेफ्ट के पास तो एक भी हेलीकॉप्टर नहीं था, कांग्रेस की ओर से बहुत कम प्रचार हुआ है, 1-2 बार राहुल गांधी गए हैं, बाकी उनका लोकल ही था, उनके पास भी एक आधी बार का होगा। जो भी है, तृणमूल में ममता बनर्जी ज्यादा हेलीकॉप्टर बाजी करती नजर नहीं आई, ज्यादा उसमें बीजेपी के लोग, ढेर ढेर सारे मुख्यमंत्री गए, केंद्रीय मंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, वहीं डेरा डाला, तो ज्यादातर इनकी ओर से खर्च हुआ होगा। और ये खर्च फिर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब एक खर्च आईपैक का ही ले लीजिए, तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक को ड्यूटी पे लगाया था। आईपैक किसी भी गिवन टाइम में, आईपैक उनके लिए 2021 के भी पहले से काम कर रहा है, 21 के चुनाव में भी था, 24 में भी था, अभी भी था। आईपैक के एक डायरेक्टर को हफ्ते 8 दिन पहले ईडी ने उठा लिया एकाएक। इसके पहले भी उन पे छापे उपे पड़ रहे थे, जिसमें ममता बनर्जी जाके वहां रजिस्टर वगैरह उठा लाई थी। आईपैक जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव संचालन में और स्टडी करने में मदद करता है। चुनाव में किसको टिकट दिया जाए, किसको काटा जाए, ये सब डाटा तैयार करता है। उनका कहीं कोई कमजोरी है सांगठनिक वगैरह, ये सब सूचनाएं देता है। इसकी वो कीमत लेता है, वो कैसे कीमत लेते हैं ये वो जाने। लेकिन 3,000 के आसपास उसके पास रेगुलर लोग काम करते हैं, और चुनाव वगैरह के समय 10,000 लोग काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस पर अनुमान दर्शकों पे छोड़ देता हूं, लगाए कि इस पे कितना खर्च हुआ होगा। हमें मालूम है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में पर्दाफाश हुआ था, तो पता लगा था कि देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास तो 70% गया था, भाजपा के पास जो बाकी 30% था, उसमें भी ज्यादातर राज्यों की पार्टियां, जैसे तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना वाली जो पार्टी थी बीआरएस, इनको मिला था 700-700, 800-800 करोड़, 1100-1200 करोड़, इनको भी चंदा मिला था। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों को 0 था, कांग्रेस को क्या नाम है 300-400 करोड़ था या 600-700 करोड़ था। मतलब कांग्रेस को जो राष्ट्रीय पार्टी है, इन रीजनल पार्टी बराबर भी नहीं मिला था। तो एक बहुत अंतर उसमें ही था, उससे एक इशारा मिलता है। अब तो कोई इशारा भी नहीं कहीं से आ सकता, सब छुप गया है। सिर्फ यही पता है कि बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ के आसपास है और कांग्रेस के अकाउंट में 200-300 करोड़ है। तो ये एक डिफरेंस है नेशनल पार्टीज में। तो अब ये भी हो गया है कि राज्यों वगैरह में जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं, सिर्फ वही चुनाव लड़ पाएंगी, बाकी जो अन्य होंगी उनकी हालत ऐसी होगी जो मैंने इस आंकड़े में आपको बताया। तो जो पार्टी डिजिटल पे खर्च नहीं कर पाएगी, टीवी पे खर्च नहीं कर पाएगी, हेलीकॉप्टर पे खर्च नहीं कर पाएगी, जहाज पे खर्च नहीं कर पाएगी, अखबार में नहीं विज्ञापन दे पाएगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं खरीद पाएगी, इसके बाद गाड़ी घोड़े और उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, वो आप चुनाव कैसे लड़ेगी। और अगर ये जो चुनाव आयोग है उसकी ये जिम्मेदारी है कि चुनाव में समानता हो, सबको बराबर के अधिकार होने की कोशिश हो।
अगर ये इतना बड़ा अनइवन है तो आप चाहे 2.5 लाख की फौज लेके जाएं, चाहे 1 करोड़ की फौज लेके जाएं, ये चुनाव सभ्य चुनाव नहीं कहलाएगा। और दुनिया की ऐसी एजेंसियां जब इसका आकलन करेंगी तो आपको, जैसे डेम इंस्टीट्यूट ने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की संज्ञा दी थी, अब उससे भी बुरी संज्ञा के लिए तैयार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने जो कहा शीतल सर, 30 सभाएं रोड शो अमित शाह जी के, 20 के आसपास प्रधानमंत्री जी का, 12 योगी आदित्यनाथ, 62 तो इन्हीं की कंप्लीटली होती, तो आप सब नंबर्स लगा सकते हो उसमें किस तरह का तामझाम और कितनी सुरक्षा और क्या क्या है। सर 2 चीजें हुई हैं, एक तो जो, बल्कि 3 में इकट्ठे ही पूछता हूँ आप उस पर। एक तो आईपैक का आपने कहा, उनके वो ईडी ने जमानत वाला एक वो हो गया, उस पर भी एक छोटा था। दूसरा, आज हमने कपिल सिब्बल साहब को देखा, वो जो जब सुबह इस मसले पर वो केंद्रीय कर्मचारियों पर जब वो उसमें पहुंचे हुए थे कोर्ट में, तो कैसे गोदी मीडिया को सफाई देना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी याचिका को खारिज नहीं किया गया। कैसी ये किस तरह की निर्लजता है? क्या मतलब आप उसको भी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, और कोर्ट को तो एक ही तरफा दिखता है सारा कुछ कि नहीं वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वहां का जो सीईओ है बंगाल का वो ठीक कर रहा है, यही करना है। इस पे एक छोटी सी टिप्पणी में एक आध कोर्ट ने तो इसमें अपने आप को खुद ही फंसा के अपने को बर्बाद कर लिया। कोर्ट का काम एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। ऐसा 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई और हर बार वो फंसी है। कोर्ट का काम है आदेशों का पालन कराना। कोर्ट का काम खुद काम हाथ में लेना नहीं है भाई। और आप लोग तो ये एग्जीक्यूटिव ऐसी है जो आपको फंसा देगी। उसने फंसा दिया बंगाल में, अब आपसे न निगलते बना न थूकते बना। आपने एक ऐसा पाप कर दिया है इतिहास में जिस पाप की कभी क्षमा नहीं हो पाएगी। और जो भी आज कोर्ट में नहीं है, बाहर है कोर्ट्स के लोग, वो सब आपको इसके लिए गलत ठहरा रहे हैं। वो तो एक गलत बात हुई। आईपैक के डायरेक्टर को चुनाव से पहले पकड़ा गया और चुनाव जिस दिन वोट पड़ गया उसके अगले दिन उसकी जमानत हो गई। ईडी ने विरोध ही नहीं किया। यानी उसकी गिरफ्तारी सिर्फ इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई थी कि चुनाव के दौरान उसको पकड़ के जेल में डाल दो, वो डर जाएगा, उसका संगठन बिखर जाएगा। और उन लोगों ने एक नोटिस भी चला दिया था कि हमने काम वापस ले लिया है। बाद में उसकी सफाइयां दी गई, तो पता नहीं वो क्या परफॉर्म कर पाए। तो एक तरह से आपने विपक्षी आपका जो जिसके सामने आपका मुकाबला था उसको सरकारी एजेंसियों के जरिए ट्रिपल करने की भी कोशिश की। ये सब भी होता है चुनाव के दौरान। और चूंकि इन पर चुनाव आयोग और कोर्ट्स अगर कुछ नहीं करेंगे तो भगवान तो आएंगे नहीं इस देश में नॉर्मल चुनाव कराने। तो नतीजा यह है कि हम लोग लोकतंत्र को काफी हिस्से में खो चुके हैं। जो बची कुची पताकाएं बची हैं, अब उनको हम बलि चढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं अंतिम सवाल करूंगा। एक तो जो दावे यहाँ हो रहे हैं, खासकर बंगाल पे ही फोकस करूंगा, बाकी जो चीजें नजर आ रही हैं, 226 का आंकड़ा ममता जी की ओर से निकल रहा है, वो दावा कर रही है। इधर 100 प्लस पहले ही दौर में अमित शाह साहब ने कह दिया था, और वहां भी ऐसे ही कुछ है। और जो जितने एग्जिट पोल आए हैं वो भी इसी तरीके के हैं जितने हम देख रहे हैं। तो एक तो ये भी है, और इसके साथ साथ जो एक दूसरा जो हम कहेंगे कि मतगणना में क्या कुछ आपको नजर आता है, क्योंकि जितनी कश्मकश है अभी भी जो हम देख रहे हैं 2 दिन से, तो क्या आपको, अब कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं सर, तो दोनों पे एक अंतिम आपका नोट। नहीं, देखिए ये थोड़ी बहुत तो दोनों तरफ से शंकाएं बहुत हैं। शंकाएं होने की वजह है जो हम लोगों ने बात की सारी उसमें शंकाएं हैं, तो इसलिए इनके किसी भी कदम पर शंकाएं होती हैं। दोनों तरफ शंकाओं का वातावरण चल रहा है। दूसरा पक्ष समझता है कि उनकी तरफ राज्य सरकार के सारे कर्मचारी मिले हुए हैं तो उनको सेंट्रल के कर्मचारी चाहिए। और वो तृणमूल को लगता है कि सेंट्रल के कर्मचारी छांट के लाएंगे, उसी तरह के जैसे एक ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर गया था और वो वहां जाके तृणमूल के प्रत्याशी के घर में जाके धमकी दे रहा था। तो ये सब चीजें तो गड़बड़ी होंगी। 2-3 मामलों में जो केंद्रीय बल गए हैं उन्होंने लड़कियों से छेड़छाड़ वगैरह की है, वो मामले उभरे हैं वहां। और उन्होंने जितने मामलों में लाठीचार्ज करते हुए उनके वीडियो आए हैं वो सब मामले तृणमूल वालों के खिलाफ हैं। एक मामले में वो बीजेपी के लोग उनके सामने ही तृणमूल के लोगों को पीट रहे हैं, उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये सब वीडियोज सामने है। तो इससे सबसे ये लगता है कि आप ये कह के वहां चुनाव फेयर कराने जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सरकार और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के भय का वातावरण पैदा करता है। दूसरी ओर आप केंद्रीय बल ले जाके दूसरों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं और गड़बड़ियां हो रही हैं और इसमें लोकतंत्र मारा जा रहा है। असली चीज ये है जी। नहीं, नतीजों की संभावना। दूसरा इसमें एक चीज और भी है, बड़ा इसको हाइप दिया गया कि 2.5 करोड़ या 2.5 लाख हमने कर्मचारी वो लगा दिए सेंट्रल पुलिस फोर्स, तो हिंसा नहीं हुई। लेकिन एसआईआर में तो 200 के आसपास लोग मारे गए वहां पर। कैसे आप, मतलब
ये भी तो एक कंट्राडिक्टी नहीं है, ये दावा करना, और उधर आप कितने लोग गए वहां उस पे। और चलिए जो जी हम इसको अफर्मेटिव में ले लेते हैं कि नहीं हुई हिंसा, अच्छी बात, लेकिन इसका हिंसा न होने की वजह से आपको सारी चीजें गलत करने का राइट कोई थोड़ी दे देगा। जी हिंसा नहीं हुई, अच्छी बात है, आपका बहुत काम है कि हिंसा न हो। अच्छा। आप जी इसीलिए तो है वहां, इसीलिए तो सरकार आपके हाथ में है इस समय। आपने चाहा चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, आपने चाहा पुलिस चीफ बदल दिया, आपने तमाम जिलाधिकारी बदले, पुलिस कप्तान बदले, थानेदार बदले, जो चाहा उसको बदला, और जितनी बड़ी संख्या में आपने बदला वो भी एक रिकॉर्ड है। सब इसीलिए आपने किया। तो अगर ये सब करने के बाद ऐसा हुआ तो ठीक है भाई, इसमें कौन सी बुरी बात, ये तो होना ही चाहिए। नहीं, सीधे जो ग्राउंड रियलिटी हम लोग देख रहे थे, जो सूचना आ रही थी, और हमने ये देखा है कि ममता बनर्जी भी पीछे नहीं, उनको महिलाओं का, उनके ऊपर काफी फेथ है, उन्होंने खूब जो ये जो कैश बेनिफिट्स स्कीम्स हैं, तो ऐसे में जो चीजें निकल रही उसमें क्या करवट जो ऊंट की होगी, क्या उसको लेकर किस तरह की संभावना है आप देख रहे हैं कि वही होगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाह रहा है, बीजेपी चाह रही है, जो सारे आ रहे हैं, उस तरह के कुछ नतीजे संभावनाएं देखते हैं, कैसे देखें हम, कैसे एक अंतिम नहीं, वो छोटा वो सा। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अब चूंकि मैं इस बार गया नहीं हूँ तो बहुत कोई अथॉरिटेटिवली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस इच्छा से ये सब किया गया है उसके पीछे जो भी सदिच्छा है वो पूरी होती मुझे नहीं लग रही, इतना ही मैं कह सकता बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारा कुछ कह दिया, धन्यवाद, आभार सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे शीतल पी सिंह साहब को, बेबाक तरीके से और बहुत साफ गोई से बात करने वाले, और बहुत स्पष्ट तौर पर क्या कुछ चल रहा है, कैसे लोकतंत्र तार तार हो रहा है, और उसमें कौन कौन शामिल हो चुका है, कितनी विद्रूप तस्वीरें इस समय देश की, इसका आपने सुना शीतल पी सिंह साहब के से विश्लेषण। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।